हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्लेटफॉर्म बुक की सॉल्यूशन देख रहे हैं। प्लेटफॉर्म बुक, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रीशियन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन किस तरीके से हमको करना है, मैंने अपने वीडियो में लगभग 100+ क्वेश्चन करवा दिया है। जो क्वेश्चन बाकी है वहाँ से मैं अब फिर शुरू कर रहा हूँ। आपके एग्ज़ाम तक मैं मैक्सिमम फिनिश करके छोड़ूंगा इसको, जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, ठीक है। चलिए, तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है 142, हम इसको देख लेते हैं कि क्या है। कि देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रतिरोध का साइज अधिकतम होगा। देखिए, सबसे पहले अधिकतम पूछ रहा है। अब देखिए, प्रतिरोध का साइज जो है वो किस चीज़ पर निर्भर करता है, सबसे पहले आपको याद रखना है। जो प्रतिरोध का साइज होता है, प्रतिरोध का साइज वह निर्भर करता है आपका पावर पर, ठीक है, पावर रेटिंग। यानी कि आपका अगर प्रतिरोध की साइज आपको पता करना है तो जितनी ज़्यादा पावर होगी उतनी ज़्यादा आर साइज यानी प्रतिरोध का साइज होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा प्रतिरोध का क्या होगा, साइज होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिरोध, कभी कभी आप कंफ्यूज होंगे कि 10 ओम दिया है, 100 ओम दिया है, 10 मेगा ओम। अब ये देखिए मेगा ओम, ये मेगा ओम दिया है यानी बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू कितना दी गई है, बहुत ही दी गई है। लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू पर यानी प्रतिरोध के मान पर, प्रतिरोध के मान पर प्रतिरोध की साइज, प्रतिरोध की साइज, प्रतिरोध की साइज निर्भर नहीं करती, ये आपको याद रखना है। निर्भर नहीं करती, ठीक है, निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखिए। ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं रहेगा। साइज हमेशा किस पर निर्भर करेगी, पावर पर। अब जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसका जो साइज होगा रेजिस्टेंस का वह ज़्यादा होगा। तो आप देखेंगे कि 50 वाट ये मैक्सिमम है, तो इसलिए इसकी साइज जो होगी अधिकतम होगी। अगर आपसे न्यूनतम पूछता तो ये वाला जो होगी यह न्यूनतम साइज का होगा, यह न्यूनतम साइज का होगा, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यह न्यूनतम साइज का होगा। एक मैक्सिमम साइज का, मैक्सिमम मतलब कि अधिकतम साइज का क्या होगा 50 वाट का, न्यूनतम का 1/2 वाट, ठीक है। ऐसा भी आपको याद रखना है। चलिए, अब देखिए 143, ये क्वेश्चन में क्या दिया है कि आदर्श करंट स्रोत में। अब देखिए, सबसे पहले आदर्श करंट स्रोत का मतलब क्या हो गया। आदर्श, सबसे पहले देखिए, एक होता है प्रैक्टिकल, हम बना लेते हैं दोनों का, प्रैक्टिकल, एक होगा आइडियल, ठीक है। आइडियल इसी को हम आदर्श बोलते हैं, आदर्श, ठीक है। अब देखिए प्रैक्टिकल में कैसे, हम मान लीजिए कि एक करंट सोर्स है, कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक। यहीं से आपको समझ में आ जाएगा सब चीज़, ठीक। फिर ये आपका आइडियल है, कुछ एक करंट सोर्स, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा ये ओपन हो जाएगा, यहाँ कुछ रेजिस्टेंस नहीं होगा, ऐसे ही सर्किट होगी। ये आई होगा, ये आई होगा, ये आर इंटरनल होगा, ठीक है, इंटरनल। यहाँ आर आपका इंटरनल है, लेकिन कितना है आपको पता नहीं है, ठीक है। तो आप याद रखिए कि ये करंट सोर्स के लिए जो हम बना रहे हैं, ये इस तरह से आप जानते हैं कि ये करंट सोर्स है। यह क्या है, यह एक करंट सोर्स है। अब इस करंट सोर्स के लिए आपको समझना है कि सबसे पहले समझिए, देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, इसको आप जानिए, लेकिन कैसे होगा हम देखते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आइए, देखिए एक आदर्श करंट सोर्स के लिए, ठीक है, आइडियल लिखता हूँ मैं, आइडियल करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स के लिए आर इंटरनल हाई क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं पेन का साइज बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। आर इंटरनल क्या होगा, हाई होगा। एक आइडियल के लिए नहीं, ये किसके लिए है, ये होगा आपका प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है, प्रैक्टिकल के लिए, प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है। चलिए, अब आइडियल में आइए। आइडियल के लिए, आइडियल के लिए आर इंटरनल इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट, ठीक है, यानी अनंत, अनंत, अनंत होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें जो रेजिस्टेंस जुड़ेगा
आर इंटरनल समांतर में होगा, आर इंटरनल किस में होगा, समांतर में। कभी आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका करंट सोर्स है उसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो किस में होता है, समांतर में कि पैरेलल में, तो आपको हमेशा बताना वो किस में होगा, समांतर में। ठीक है, चलिए अब देखिए आपसे पूछा क्या है, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में आपका है कि आदर्श करंट स्रोत में आंतरिक चालकता शून्य होती है। अब देखिए यहाँ पे कंडक्टेंस पूछा है आपसे, चालकता पूछा है, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है, नहीं ये भी गलत है। लोड ना होने पर वोल्टेज शून्य होगा, नहीं ये गलत है। उर्मिकाएँ नहीं होती, नहीं ये भी गलत है। ठीक है, देखिए आपसे कंडक्टेंस जो पूछा है जी होता है, ठीक है, चालकत्व, तो जी बराबर जो होता है 1/r होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, जी बराबर 1/r होता है। अब देखिए एक आदर्श करंट में जी बराबर 1/r, आर का मतलब क्या है, एक आदर्श करंट में इनफाइनाइट होता है रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया। अब 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट का मतलब 1/0, ठीक है, तो आप देखेंगे कि जी बराबर आपको कितना मिलेगा, 0, जी बराबर कितना मिलेगा, 0। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आपका इंटरनल कंडक्टेंस एक आइडियल करंट सोर्स का 0 होता है, एक आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर देखिए सेम इसी तरह से अगर हम वोल्टेज सोर्स की बात कर लेंगे, वोल्टेज सोर्स तो देखिए आप याद रखिए क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर वोल्टेज सोर्स होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस यानी जो आंतरिक प्रतिरोध होगा वह आर लो होगा, प्रैक्टिकल के लिए लो होगा, और आर बराबर 0 होगा किसके लिए, आर बराबर 0 होगा किसके लिए, आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए, आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा, आपको पता रहेगा तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किस बल्ब का प्रतिरोध सबसे कम होगा। देखिए प्रतिरोध पूछ रहा है, किस बल्ब का प्रतिरोध सबसे कम होगा। ठीक है, 144 का, देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम आसानी से आप कर सकते हो। अब यहाँ से आपको समझना है कि प्रतिरोध, यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आए ना आप देखो कि आपको क्या क्या चीज़ें पता है। आर जो है आपसे पूछा जा रहा है, रेजिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है, आपको पता क्या है, वोल्टेज, यानी सब में वोल्टेज दिया है यानी नोन है, यानी वोल्टेज आपको पता है। ठीक है, और आपको पावर भी क्या है, नोन है, क्योंकि हर एक जो ऑप्शन है, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप ऑप्शन से सॉल्व करिए। किससे सॉल्व करेंगे, ऑप्शन से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपके पास क्या दिया है, प्रतिरोध सबसे कम वाला पूछा गया है, किस में सबसे कम प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो देखिए समझने की बात है, आप बहुत ही आराम से समझिए कि आर वी और पी में क्या संबंध है। तो पी बराबर जो होता है V²/R होता है, पावर का फॉर्मूला V²/R। तो यहाँ से आप देखेंगे आर बराबर जो होगा V²/P होगा, V²/P होगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि V²/P। अब देखिए रेजिस्टेंस उसी का सबसे कम होगा जिसकी पावर ज़्यादा होगी। ठीक है, तो पावर ज़्यादा होने के लिए अब देखिए 60 वाट तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। ठीक है, ये दो ऑप्शन आपका ऐसे ही कैंसिल हो गया। देखो कभी भी क्वेश्चन में आप कैंसिल करना सीखो, अगर आपको नहीं पता है कम से कम इतना कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो यहाँ से आप दो ऑप्शन को ऐसे ही खारिज कर दिए कि दो ऑप्शन हमारा है ही नहीं। तो इन दो ऑप्शन में अब आपको देखना है। अब देखिए, अब समझना है। अब देखिए मैं एक चीज़, P बराबर V²/P, एक बार इस वाले को रखिए, एक बार इस वाले को रखिए। तो एक बार हम 220 गुणे, क्योंकि स्क्वायर है तो दो बार करेंगे, बटे 100 वाट। फिर एक दूसरा हमारा है ये, तो एक हो गया। चलिए इसी को पहले कर लेते हैं, 2 जीरो से क्या होगा, 2 जीरो कटेगा, 484 ओम आएगा। कितना आएगा, 484 ओम पहले का। ये जो है ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर डी में देखिए कैसे आएगा। ऑप्शन नंबर डी में हम करेंगे तो आर है ये। ठीक है, आर बराबर 115 गुणे 115
अपान कितना आएगा 100 आएगा। ठीक है, अब आप देखिए सबसे पहले मल्टीप्लाई करिए, ये 220 था तो ये 484 आया, 220 है, अब ये तो लगभग उसका आधा है, लगभग 100 कम है, तो इसका मतलब है इसका रेजिस्टेंस इससे भी कम आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगर नहीं होता तो आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, आपका इसका आंसर कम आएगा। और हाँ, यहीं पे समझने वाली बात है, आपसे मैक्सिमम अगर पूछ दिया, क्या पूछ दिया, मैक्सिमम किसका होगा, तब आपको समझना है। देखिए ये क्या है, देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का मान कम पावर पर ज़्यादा, कम शक्ति पर ज़्यादा और ज़्यादा शक्ति पर कम होता है, और ज़्यादा शक्ति पर कम होता है, ज़्यादा शक्ति पर कम होता है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, अगर वोल्टेज स्थिर हो, अगर वोल्टेज कैसा हो, स्थिर हो, ठीक है, स्थिर हो, तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि अगर वोल्टेज स्थिर है तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वह R एंटी प्रोपोर्शनल P, ऐसे आप हमेशा इक्वेशन बना के रखिए। तो यहाँ से क्या होगा, R की वैल्यू ज़्यादा होगी तब जब P की वैल्यू कम होगी, ठीक है, या फिर दूसरा क्या होगा, R की वैल्यू कम होगी जब P की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। ठीक, ये भी आप याद रखिए, ये दूसरा है आपका। ठीक है, चलिए अब हमारे पास है 145 क्वेश्चन का आंसर। देखिए 145 का, 10 मिलियन ओम निम्न में से किसके बराबर होता है, मिलियन में देखो दिया है, मिलियन में। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, 145। अब बताइए 10 मिलियन ओम का मतलब क्या हो गया, 10 मेगा ओम। ठीक है, मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 लाख ना, तो 10 तो है ही, 10 तो है ही, मिलियन में 10 लाख, 10 लाख का मतलब 5 जीरो ऐसे डाल देंगे। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, आप देखेंगे कि लगभग 6 जीरो हो गया, तो ये हो जाएगा 10⁻6। अब 10⁻6 का मतलब कितना होता है, 10 मेगा। ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपको एकदम से याद रखना है, को कोई गलती नहीं करनी है, बहुत आराम से आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब देखिए 146 क्वेश्चन नंबर देखिए। 146 में क्या पूछा है, कैपेसिटेंस की इकाई है, कैपेसिटेंस C बराबर होता है Q/V। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है फैरड। क्या होती है, फैरड। ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसकी यूनिट जो होगी वह फैरड होगी। आपको फॉर्मूला याद रखना है, C बराबर Q/V होता है। और यहाँ से अगर हम कभी कभी यूनिट निकालते हैं तो कूलम पर वोल्ट होता है, कूलम पर वोल्ट होता है। ठीक है, यहाँ से भी वैल्यू आपकी याद रखी जाती है, कूलम पर वोल्ट। ये भी क्या है, ये एक डेरिवेट यूनिट है, यानी व्युत्क्रमानुपात, जो मतलब व्युत्क्रम मात्रक होते हैं उस टाइप के, कि हम फॉर्मूले से निकाल के लिखें। तो यह भी एक मात्रक है, यह भी एक मात्रक है, और ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब 147 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 147 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि डाइलेक्ट्रिक क्या है, डाइलेक्ट्रिक 147 नंबर जो क्वेश्चन है, डाइलेक्ट्रिक क्या है। डाइलेक्ट्रिक आपको पता है कि एक क्या होता है, इंसुलेटर होता है। कैसा होता है, इंसुलेटर, यानी कि यह एक मटेरियल होता है जिसमें करंट का फ्लो नहीं होता, यानी विद्युत रोधी पदार्थ होता है। कैसा होता है, विद्युत रोधी पदार्थ होता है। ठीक है, यह विद्युत रोधी पदार्थ होता है। उसके बाद इंसुलेटर, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती। जो डाइलेक्ट्रिक है हमारा क्या होता है, जैसे एक कैपेसिटर है, ठीक है, कैपेसिटर के बीच में हम हमेशा डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं, ताकि यह दोनों, देखिए डाइलेक्ट्रिक किसी कैपेसिटर में क्यों डालते हैं कि यह एक मान लीजिए पॉजिटिव प्लेट है, यह नेगेटिव प्लेट है, यह दोनों प्लेट आपस में ना जुड़े,
जिससे अगर जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसके लिए हम बीच में क्या डालते हैं, डाइलेक्ट्रिक यानी विद्युत रोधी पदार्थ, विद्युत रोधी डालते हैं ताकि यह दोनों प्लेट आपस में ना जुड़े, जो कि बेसिकली किसके लिए हम करते हैं, कैपेसिटर के लिए। ठीक है, कैपेसिटर के लिए। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि पानी भरी बाल्टी से, देखिए 148 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पानी भरी बाल्टी से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब दोनों ही डूबे हुए तारों के पास काफ़ी बुलबुले देखे जाते हैं। इससे पता चलता है कि सप्लाई किस किस्म की है। ठीक है, अब चलिए देखिए, ये आपका जो है 148 है कि एक पानी भरी बाल्टी है जिसमें विद्युत धारा आप भर रहे हो, तब दोनों ही डूबे हुए तारों के पास काफ़ी बुलबुले देखे जाते हैं। इससे पता चलता है कि यह कौन सा है, डीसी करंट है। कौन सी करंट है, डीसी। ठीक है, अगर बुलबुले नहीं बनेंगे तो एसी, बुलबुले ना बनने पर एसी होगा। ठीक है, ना बनने पर एसी होगा, वैसे बन रहे हैं तो डीसी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है संधारित्र लगाने का सबसे उपयुक्त स्थान क्या है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संधारित्र हम क्यों लगाते हैं। 149 नंबर क्वेश्चन देखिए कि संधारित्र लगाने का सबसे उपयुक्त स्थान क्या है। देखिए संधारित्र का काम पहले देखिए, संधारित्र जो सबसे मेन काम है यह है पावर फैक्टर को सुधारता है, यानी इम्प्रूव करता है। पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है, यानी जो पावर फैक्टर लैगिंग हो गया हो। अब देखिए, अब पावर फैक्टर जो होता है इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस में पावर फैक्टर जो होता है वह cos फाई बराबर वो क्या होता है, cos फाई बराबर 1 होता है। ठीक है, cos फाई बराबर कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है सिर्फ डीसी सर्किट में होता है और cos फाई बराबर R/Z होता है, और डीसी सर्किट में Z नहीं होता, वो R ही होता है, तो R/R आपका 1 हो जाएगा। तो cos फाई जो पावर फैक्टर रेजिस्टेंस में होता है वह 1 होता है। और अगर हम बात करते हैं इंडक्टर की, ठीक है, इंडक्टर यानी प्रेरकत्व की बात अगर हम करें, तो वहाँ पे क्या होता है कि cos फाई ये पावर फैक्टर है R/Z होता है। अब देखिए प्रेरकत्व यानी L जितना ज़्यादा होगा, L आप कह लो चाहे XL, जितना ज़्यादा होगा पावर फैक्टर क्या होगा, उतना लैगिंग होगा। पावर फैक्टर लैगिंग कितना, 90 डिग्री लैगिंग होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करेंगे कि एक वोल्टेज है और एक करंट है, तो हमेशा ये एंटी क्लॉकवाइज, देखिए पावर फैक्टर में जो हम निकालते हैं वो एंटी रोटेशन मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज होता है वो हमेशा। अगर हम एक आइडियल इंडक्टर की बात करेंगे, एक आइडियल इंडक्टर यानी कि एक आदर्श इंडक्टर के लिए, तो वोल्टेज धारा से 90 डिग्री पीछे होगा। 90 डिग्री क्या होगा, पीछे। ये जो है ये वोल्टेज यहाँ ना हो कि कहाँ होगा, यहाँ होगा, ये वोल्टेज होगा, ये क्या होगी, करंट होगी। यानी करंट आगे चलेगी, वोल्टेज पीछे चलेगा। 90 डिग्री क्या करेगा, लैग करेगा, 90 डिग्री लैग करेगा। लेकिन अगर अब देखिए लैग करेगा, एक चीज़ और, अगर हम मान लीजिए कि एक इंडक्टर की हम बात किए, अभी हम कैपेसिटर की बात करेंगे, तो कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर में V जो होता है वह I से 90 डिग्री लीड करेगा, यानी आगे चलेगा। तो इसके लिए जो हमारा बनेगा वह ऐसे बनेगा, यानी कि वोल्टेज यहाँ होगा, करंट यहाँ, ये वोल्टेज होगा, ये करंट होगा, ये 90 डिग्री क्या करेगा, लीड करेगा। इसमें 90 डिग्री क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना है। अब देखिए, अब आपका अगर किसी चीज़ को सुधारना है, अब देखिए जैसे यही चीज़ है, ठीक है, ध्यान से समझिए।
अभी वोल्टेज है ये पीछे पीछे चल रहा है क्योंकि अभी लैगिंग है। अब इसको सुधारना है। सुधारने के लिए आप कैपेसिटर लगाओगे। अब कैपेसिटर ऐसी कौन सी जगह लगाओ कि इसको सुधारा जा सके। तो इसको सुधारने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा कहाँ पे लगेगा, इंडक्टर के पास। इंडक्टर के पास। अब देखिए इंडक्टर आपका क्या है, प्रेरक भार से काफ़ी दूर। अरे भाई दूर लगाओगे तो कैसे सुधारेगा, नहीं सुधार सकता ना। प्रेरक भार के काफ़ी पास, आप काफ़ी पास भी लगाओगे सुधारेगा, लेकिन उतना नहीं सुधारेगा जितना कि प्रेरक भार के टर्मिनलों पर लगाते। अगर जहाँ पे आपका मतलब इंडक्टर लोड लगा हुआ है उसी टर्मिनल पे हम इसको भी लगा दें तो इसको क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। यानी कि सबसे अच्छा स्थान कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, सबसे अच्छा स्थान ये जो होगा करेक्ट आंसर होगा। कहीं भी का नहीं, ये तो कहीं भी कैसे कर देंगे। ठीक है, सबसे अच्छा स्थान आपसे पूछा है तो सबसे अच्छा स्थान है प्रेरक भार के टर्मिनलों पर, जहाँ पे मतलब कि आपका इंडक्टर लोड है एकदम वहीं पे लगा दीजिए, आपके पावर फैक्टर को सुधार देगा। तो ये बहुत याद रखिए कि जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर पावर फैक्टर के इम्प्रूवमेंट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। IS कोड के अनुसार अर्थिंग तार का रंग होता है। ये देखिए बहुत बार पूछा जाता है आपसे, याद रखिए ये क्वेश्चन को आप कभी मिस मत करिए। ऐसे क्वेश्चन आपके 1 नंबर आएंगे, देके चले जाएंगे। तो ये हरा होता है, कैसा होता है, हरा। 150 जो क्वेश्चन नंबर है इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, हरा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन है कि एक वोल्टेज स्रोत, ठीक है देखिए ध्यान से, देखिए एक वोल्टेज स्रोत 20 ओम वाले R1 पर, ये देखिए जो ये है ये R1 है। ठीक है, R1 पर 40 वोल्ट। ठीक है, R1 पर 40 वोल्ट, 30 ओम वाले R2 पर। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन को समझिए। देखिए एक 20 ओम का रेजिस्टेंस है, नहीं तो मैं सर्किट ही बनाते चल रहा हूँ। ठीक है, सर्किट ही मैं बना रहा हूँ। देखिए एक ये जो है ये 20 ओम है, 20 ओम पर 40 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, 40 वोल्ट। और उसके साथ एक सर्किट और हम बनाते हैं 30 ओम का है, जिस पर कितने 60 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है। और एक और है, एक और रेजिस्टेंस है जो कि किस पर है, 90 ओम पर है। तो 90 ओम पर कितना हो रहा है, 180 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, का IR ड्रॉप। ठीक है, IR ड्रॉप उत्पन्न करता है। सभी सीरीज में लगे हैं। अब देखिए मैंने क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए, आप ऐसे मत सर्किट बनाइए, पहले क्वेश्चन पढ़िए। सीरीज में दिया है तो सारे रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं, तो इस पर लगाया गया वोल्टेज कितना होगा। ठीक है, लगाया गया वोल्टेज कितना होगा। देखिए अब वोल्टेज मान लीजिए V है, वोल्टेज कितना है, V है। तो यहाँ से अगर मान लीजिए वोल्टेज लगाएंगे तो यहाँ पे I होगा, मान लीजिए कि I करंट फ्लो होगा, I करंट फ्लो होगा। ठीक है, अब देखिए ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, टर्मिनल आपको पता होना चाहिए। जब किसी सर्किट में, यानी कि जैसे यहाँ करंट अगर जाएगी तो जिस साइड से जा रही है ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस में पॉजिटिव बनेगा और दूसरे सिरे पर नेगेटिव। फिर यहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव, फिर यहाँ पे नेगेटिव, फिर यहाँ पॉजिटिव, फिर यहाँ नेगेटिव। कुछ इस तरीके से आपका बनेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो मैं क्या करता हूँ, KVL लगा देता हूँ। KVL यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि किसी सर्किट में, किसी बंद परिपथ में समस्त वोल्टेज ड्रॉपों तथा वोल्टेज स्रोत का योग शून्य का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो आपने पढ़ा ही है। तो यहाँ पे देखिए कि हमेशा जब हम शुरू करेंगे तो कैसे हम करें, ये भी आपको देखिए बहुत ध्यान से देखना है। कैसे हम शुरू करें, पॉजिटिव लें, निगेटिव लें, कैसे लें, ये आपको समझना है। अब देखिए ये निगेटिव है, इससे हम शुरू करते हैं, ये निगेटिव पॉइंट्स। तो जो पॉइंट मिलता है आप वहाँ से शुरू करो निगेटिव। पहले -V लेते हैं, फिर आते हैं यहाँ पे कितना वोल्टेज है। देखिए प्लस क्यों लिया, क्योंकि पहले प्लस पड़ रहा है, तो पहले प्लस पड़ा तो मैंने 40 ले लिया। फिर दूसरे पे फिर प्लस पड़ा तो +60 ले लिया। फिर तीसरे पे फिर प्लस ले लिया क्योंकि वहाँ भी प्लस पड़ रहा है, तो ये ले लिया, बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए बहुत ही आसान है, आप हमेशा कंफ्यूज मत होइए कि कैसे। अगर आपको मतलब कि चिन्ह दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो आप चिन्ह बना लीजिए। जिस साइड से करंट घुसेगी वहाँ पॉजिटिव, रेजिस्टेंस के लिए हम बोल रहे हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस में
जिस साइड से करंट घुसेगी वहाँ पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, ऐसे जहाँ करंट घुस रही है वहाँ पॉजिटिव बनाओ। ठीक है, बीजगणितीय योग हमने शून्य कर दिया। अब देखिए ये माइनस है तो माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब इसको इस साइड भेज देंगे, इस साइड। ठीक है, तो भी 40 60 100 होगा, 100 और 180 कितना हो जाएगा 280 वोल्ट। कितना हो जाएगा 280 वोल्ट, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप जानते रहिए, लेकिन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये भी बहुत ज़रूरी था, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 167 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 167 पे आ गया, कोई बात नहीं, चलिए आता जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन एक बी बोट यानी एक बीओटी इकाई में से किसके बराबर होती है, एक बीओटी। अब बीओटी जो है इकाई में किसके बराबर होती है, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 169 है, इसमें समझना है किसके बराबर होती है। तो एक बीओटी बराबर जो होता है, एक बीओटी बराबर आपका 1000 वाट आवर होता है। एक बीओटी बराबर 1000 वाट आवर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 170 नंबर क्वेश्चन जो है वह क्या है कि कौन सा शब्द विद्युत रोधन की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को बताता है, कौन सा वोल्टेज। अब देखिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के लिए कौन सा वोल्टेज आपका उपयुक्त होगा। देखिए तो यह वोल्टेज जो होगा वह होगा ब्रेक डाउन वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज होगा, ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होता है कि एक ऐसा वोल्टेज जिस पर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टूट जाए। ठीक है, विद्युत रोधन की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को बताएगा जिस पर विद्युत रोधन पिघल जाए या विद्युत डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपकी मतलब कि टूट जाए, उसी को हम ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं। और ब्रेक डाउन वोल्टेज ही आपका क्या होता है, विद्युत रोधन की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को बताता है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को बताएगा। चलिए 171 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सामान्य उम्र, देखिए सामान्य उम्र और स्वस्थ वाले व्यक्ति का शारीरिक प्रतिरोध कितना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कितना होता है, 1 किलो ओम होता है या फिर आप कहते हो 1000 ओम होता है, 1000 ओम। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, इसको याद रखिए, बहुत ही आसानी से आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि समांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, परिस्थिति के अनुसार बदलने या समान रहेगा। अब देखिए इसका आंसर तो जो होगा वह होगा घटेगा। क्या होगा, घटता है, लेकिन कैसे देखते हैं। देखिए जैसे मान लिया मैंने बता दिया कि ये एक प्रतिरोध है, एक ये प्रतिरोध समांतर में पूछा है, तो एक ये प्रतिरोध है। ठीक, एक ये प्रतिरोध है, मान लीजिए इसकी वैल्यू 4 ओम है, इसकी वैल्यू भी 4 ओम है। ठीक है, ये भी टर्मिनल है ए और बी। अब कह रहा है इनका बताइए टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट या कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो इसके लिए जो हम लगाते हैं फॉर्मूला, वो फॉर्मूला हमारा होगा आर, नहीं तो हम 1/r बराबर, आपको पता है 1/r1 + 1/r2 ये होता है प्रतिरोध के समांतर के लिए। तो 1/r बराबर ये क्या होगा, r1 + r2 अपॉन r1 × r2। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर r1 r2 अपॉन r1 + r2, ये इतना होता है। ठीक है, ये आपको याद भी होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपको याद होगा, लेकिन घटता है कि बढ़ता है ये हमें देखना है। तो ये जब वैल्यू रखेंगे तब हमें समझ में आएगा। देखिए कैसे हम करते हैं, r बराबर r1 r2 यानी दोनों की वैल्यू 4 दिया है, 4 × 4 अपॉन r1 + r2 4 + 4। ठीक है, 4 + 4 तो ये 16/8 बराबर 2 ओम। अब देखिए आपको क्या समझ में आया, 2 ओम आया। 2 ओम का मतलब क्या है, ये तो वैल्यू 4 ओम है, लेकिन आपका जो टोटल आया वो कितना आया, 2 ओम आया। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए नोट करके लिखिए, नोट समांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध यानी कि कुल प्रतिरोध
कुल प्रतिरोध हमेशा समांतर में लगे हुए छोटे प्रतिरोध से भी कम आएगा, छोटे प्रतिरोध से भी कम होगा, छोटे प्रतिरोध से भी कम होगा। ठीक है। अब देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो समांतर संयोजन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या कुल प्रतिरोध होगा वह हमेशा क्या होगा। हमेशा का मतलब देखिए, जैसे मैं एक और ये सॉल्व करता हूँ। देखिए जैसे एक मान लीजिए कि एक रेजिस्टेंस ऐसे है, एक रेजिस्टेंस ऐसे है, ठीक। ये मान लीजिए 2 ओम है और 1 ओम है, तो आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा लेस देन R1, यानी कि R1 ओम जो है R1 ओम से आएगी, यानी आर इक्विवेलेंट हमेशा R1 ओम जो है उससे भी कम आएगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम के बेसिस से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि यदि 3 समांतर में लगे हुए तो कुल प्रतिरोध R1 कितना होगा, आर इक्विवेलेंट या फिर कुल प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, तो आपको बताना है। चलिए बताइए 168। अब देखिए हम थोड़ा अभी क्या है कि क्वेश्चन तो सीरीज में नहीं है, लेकिन दिक्कत नहीं है, आप बताइए 168। अब देखिए आर टोटल आपसे पूछा, अब 3 प्रतिरोध हैं। ठीक है, ये किस में जुड़ा हुआ है, समांतर में इसे जोड़ दिया हमने। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आर टोटल बताइए। ठीक है, आर टोटल बताइए। तो आर टोटल हमारा कितना होगा, तो हम बताएं कि 1/r बराबर जितने भी रेजिस्टेंस है सबको जोड़िए। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, तो बस यही क्या होगा, यही हो जाएगा। अगर हम इसको उल्टा करेंगे, ठीक है, ये मान लीजिए आर टोटल है, तो आर टोटल बराबर कितना हो जाएगा, आर टोटल बराबर 1/, हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर कर रहे हैं ना, ऊपर करेंगे तो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो ये आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए ये 169 वाला कर दिए हैं, 170 वाला भी हमने कर लिया है। ठीक है, ये 172 वाला भी हो गया है। अब चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि 173 वाला हम देखते हैं कि प्रतिरोध R के किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई यदि उसके मूल मान का n गुना कर दी जाए तो उसका नया प्रतिरोध होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। 173 नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए जैसे मैं माना कि ये एक रेजिस्टेंस था, ठीक, एक रेजिस्टेंस था, ये मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू जो है R(L)/A होती है। ठीक, इतना होती है, ये आपको पता है। अब क्या किया, इसको खींचकर, ये मान लीजिए इसको मैंने मान लीजिए इसकी लंबाई क्या थी, L थी। अब इसको हमने खींच के हमने क्या किया, इसको इस तरह से बढ़ा दिया, इस तरह से हमने बढ़ा दिया। ठीक है, तब उसकी लंबाई जो है वो n टाइम मान लीजिए बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, n टाइम बढ़ गई, हमेशा मान के चल रहे हैं, n टाइम बढ़ गई। तो उसका जो मतलब कि नया रेजिस्टेंस होगा, इसका R न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा, यही चीज़ आपसे पूछ रहा है ना, R न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा। अब देखिए जब लंबाई खींच कर बढ़ाई जाए, लंबाई खींच कर जब बढ़ाई जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट समझने की बात है। जब लंबाई खींच कर बढ़ाई जाए तो R न्यू जो होता है वह n² ओल्ड होता है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए हमेशा, ये हमेशा आपको याद रखना है। जब भी लंबाई खींच कर बात की जाएगी तो n² से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी R न्यू जो होगा वह n² टाइम्स हो जाएगा, जो R न्यू आएगा। ठीक है, लेकिन अगर खींच कर ना बोले, क्वेश्चन में खींच कर ना बोले कि स्ट्रेच नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ क्या किया गया, लंबाई बढ़ाई गई, तो जब भी लंबाई बढ़ाई जाएगी तो ओनली लेंथ
ओनली लेंथ इंक्रीज। देखिए जब खींच कर लंबाई बढ़ाएंगे तो ये जो होगा ये क्या होगा, एरिया आपका रिड्यूस। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब खींच कर बढ़ाएंगे तो एरिया जो होगा आपका रिड्यूस होगा यानी कम होगा। अब एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आप जब खींचोगे तो ये क्या होगा, कम हो जाएगा। एरिया जब कम हो जाएगा तो ये लंबाई उतनी टाइम बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही आपको बोला गया खींच कर नहीं, सिर्फ लंबाई बढ़ा दी गई। अब लंबाई बढ़ा दी गई तो आर न्यू बराबर जो होगा आर एन इंटू आर ओल्ड हो जाएगा। आर ओल्ड यानी जैसे ही जो पुराना रेजिस्टेंस है, यानी कि जैसे पहले आर था, ठीक है, पहले आर था तो उसमें सिर्फ एन का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब लंबाई को बढ़ाया गया हो, खींचा नहीं गया हो, लंबाई को बढ़ाया गया, जब लंबाई को सिर्फ बढ़ाएंगे तो ये जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है यह क्या होगा, यह आपका घटेगा ना तो बढ़ेगा, सेम रहेगा। लेकिन जैसे ही आप खींच कर बढ़ाओगे तो यह क्या होगा, ये कम होगा। जब ये कम होगा तो आपको एन स्क्वायर से गुणा करना है, जब कम नहीं होगा तो सिर्फ एन से गुणा करना है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक इंसुलेटिंग पदार्थ है। अब देखिए कॉपर, चांदी, स्वर्ण, पेपर। अब कौन सा, अब देखिए इसमें तो बहुत ही आसान है, आप एकदम आसानी से बता सकते हो। क्योंकि स्वर्ण मतलब क्या होता है, गोल्ड, जो कि मतलब कि बहुत ही अच्छा आपका ये चीज़ होता है। गोल्ड आपका बहुत ही अच्छा होता है। अब ये कॉपर भी जो होता है एक चालक पदार्थ है। चांदी भी एक क्या है, चालक पदार्थ है। जबकि पेपर एक क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल है। पेपर क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल है। अब देखिए, अब कॉपर के निम्न गुण के कारण इसके तारों का प्रयोग कनेक्टिंग तारों के रूप में किया जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा कि कॉपर के निम्न गुण के कारण इसके तारों का प्रयोग कनेक्टिंग तारों के रूप में किया जाता है। अब देखिए बताइए, ऑप्शन ए क्या कह रहा है, निम्न प्रतिरोध, निम्न वैद्युत प्रतिरोध, जो कि करेक्ट है। निम्न चालकता, भाई निम्न वैद्युत प्रतिरोध होगा, चालकता निम्न नहीं होगी, ये गलत होगा। उच्च वैद्युत प्रतिरोध, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ये गलत होगा। तो केवल कौन सही होगा, ऑप्शन ए। यानी कॉपर को यूज करने का मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है वो होता है बहुत लो होता है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, उच्च प्रतिरोध और निम्न धारा पाने के लिए बैटरी को किस क्रम में जोड़ना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए उच्च प्रतिरोध और निम्न धारा पाने के लिए, अब देखिए बहुत ही अच्छे से समझिए कि प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में जुड़े, श्रेणी क्रम में जोड़ने से, मैंने अभी इसके पहले क्वेश्चन में बताया कि जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस उसके छोटे वैल्यू से भी कम आता है। लेकिन जब श्रेणी क्रम में जोड़ने से ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलता है, ज़्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस मिलता है, ठीक है, ज़्यादा वैल्यू। यानी कि जैसे ही श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे आर की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। आर की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। और उस कंडीशन में जब आर की वैल्यू हाई होगी तो आई की वैल्यू क्या होगी, कम। आर की वैल्यू कम होगी। तो सबसे पहले श्रेणी क्रम में जोड़ने से क्या होगा कि जो रेजिस्टेंस होगा वह ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसमें मिलने वाली धारा भी क्या होगी, कम होगी। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन को बदल दे कि यहाँ निम्न प्रतिरोध और उच्च धारा बोले तो आपको क्या करना है, समांतर क्रम में जोड़ना है। किस में जोड़ना है, समांतर क्रम में मैंने बताया कि समांतर क्रम में जोड़ने से रेजिस्टेंस जो आर होगा वो क्या होगा, लो होगा, ठीक है। और आई जो होगी वह क्या होगी, हाई होगी। मतलब आई जो होगी वह क्या होगी, हाई हो जाएगी। क्लियर, चलिए बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2.2 किलोवाट व 220 वोल्ट वाले हीटर का प्रतिरोध कितना होगा।
अब देखिए आपको इसमें क्या पता है, 180 वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या पता है, इसमें आपको पता है पावर कितना है 2.2 किलोवाट, वोल्टेज आपको पता है 220 वोल्ट। ठीक, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस आपका V²/P। अभी हमने फॉर्मूला देखा, ये फॉर्मूला बहुत याद रखिए, बहुत ही क्वेश्चन में काम आने वाला है। ठीक है, तो V² का मतलब 220 गुणे 220। अब देखिए 2.2 किलो वोल्ट, किलो को हम अगर वाट में बदलेंगे तो 1000। ठीक है, 1 किलो मतलब कितना, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो देखिए ये कैंसिल होगा, 1 0, फिर उसके बाद 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, फिर कितना होगा, नीचे देखेंगे तो 222 गुणे वो 22 गुणे 22 होगा, क्योंकि 0 0 कैंसिल हो गया है। 2.2 का 10 से गुणा करेंगे तो 22 हो जाएगा, तो ये 22 से 22 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 22 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22 ओम, जो कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी बिंदु से 1 सेकेंड में 6.28 गुणे 10⁻−18 इलेक्ट्रॉन, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो तो विद्युत धारा का मान बताएं। ठीक है, तो देखिए आसान सा है कि 1 सेकेंड में अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो करवानी है तो इतना इलेक्ट्रॉन आपको फ्लो करवाना है, सिंपल सी बात है। अगर आपसे पूछता है कि 1 एम्पियर प्राप्त करने के लिए 1 सेकेंड तक हमने धारा प्रवाहित किया, उस समय कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, तो 6.28 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, यानी 10⁻−18 बोल सकते हो। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या, 1 सेकेंड में अगर इतना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा हो तो विद्युत धारा का मान कितना होगा, 1 एम्पियर होगा ना। कितना होगा, 1 एम्पियर। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी आपसे यही बस पूछता है कि 1 सेकेंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तो कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, तो आप इतना बताओगे। अभी क्वेश्चन को बदल दिया, 1 सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो कितनी धारा फ्लो होगी, 1 एम्पियर होगी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब चलिए ये तो हो गया, चलिए उसके आगे अब देखिए। अब देखिए प्रतिरोध का इलेक्ट्रिक सर्किट सिंबल क्या होता है, सबसे बढ़िया। देखिए तो इतना बेसिक क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या नहीं बता दोगे, एकदम आसानी से बता दोगे। ये क्या है, ये आर का है, ये क्या है, कैपेसिटर का है, ये किसका है, इंडक्टर का। ठीक है, एकदम आसानी से आप बता दोगे। ठीक है, कि कौन सा कैपेसिटर है, कौन सा रेजिस्टेंस है, कौन सा इंडक्टर है, इसमें कोई शक होना ही नहीं चाहिए, एकदम आसानी से आप बता दोगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रतिरोध लोड में शक्ति क्षय होने में निम्न से किसके समानुपाती होता है। प्रतिरोध लोड, अब देखिए प्रतिरोध लोड है तो शक्ति क्षय, पावर लॉस, पावर जो होता है वो हमारा किसका होता है, V/I, V²/R और I²/R। ठीक है, तो शक्ति क्षय होने में निम्न से किसके समानुपाती होता है। ठीक है, 183। ये देखिए 3 पावर के फॉर्मूले हैं, आपको तीनों याद होने चाहिए। अगर आपको तीनों याद हैं तो आप देखेंगे कि जो पावर है वह किसके समानुपाती होती है, समानुपाती पूछा है ना, तो P प्रोपोर्शनल I²। देखिए ये यहाँ पे I²। ठीक है, ये फॉर्मूले से ही आप बता सकते हो एकदम आसानी से। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बीच में कुछ छूट गया था, नहीं बोले थे। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। किसी कुंडली का कुंडलन प्रतिरोध निम्न द्वारा बढ़ाया जाता है। अब देखिए किसी कुंडली है, जैसे ये मान लीजिए एक ऐसे करके ये आपकी एक कुंडली है। अब इसका प्रतिरोध आपको बढ़ाना है। अब आप इसको कैसे बढ़ाओगे बताइए, अब इसको आप कैसे बढ़ाएंगे, फेरों की संख्या बढ़ाकर, पतले तार का प्रयोग कर। ठीक है, तो देखिए किसी कुंडली का प्रतिरोध जो होता है वो फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, N पर। ठीक है, और अगर हम थिन वायर यूज करेंगे तो वहाँ पे हमारा क्या होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स यानी टर्न्स बढ़ाकर और उसके बाद थिन वायर। देखिए जितना ज़्यादा पतला वायर रहेगा उतना ज़्यादा आप कुंडली लपेट सकते हो, तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अब देखिए दूसरा है कि AC परिपथ में धारा की दिशा। अब AC परिपथ में धारा की दिशा कैसी होती है,
आप देखिए कुछ इस तरीके से आप ऐसे बनाओगे तो धारा की दिशा क्या होती है, पल से पल में बदलती रहती है। एक दिशा में भी हो सकती है या नहीं, ऐसा नहीं है। एसी सर्किट में आपकी जो धारा होती है वह क्या होती है, तो एसी सर्किट की जो इस तरह से, और जबकि ये एसी है और डीसी के लिए हम लोग कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, डीसी की जो डायरेक्शन होती है वह सेम रहती है, वह नहीं बदलती कभी भी। ठीक है, लेकिन एसी सर्किट की जो दिशा होती है वह बदलती रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या है कि ए बी के गिर्द समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। अब देखिए ये प्रतिरोध आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए 1 ओम 1 ओम 1 ओम। तो अब देखिए पहला 1 ओम यहाँ से कट करिए तो यहाँ से आप देखेंगे, देखिए आपको समझना क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ समझिए। अगर मान लीजिए यहाँ से आई करंट फ्लो होगी, ठीक है, करंट अब जब भी सीरीज में है कि श्रेणी में है आपको देखना है। अगर सीरीज में है तो धारा नहीं बटेगी, अगर श्रेणी में है पैरेलल में है तो धारा बटेगी। तो आप देखिए यहाँ से करंट जाएगी तो इसको दो रास्ते मिलेंगे, एक इधर जाने के लिए, एक इधर जाने के लिए। तो यानी दो रास्ते मिले तो ये दोनों एक ओम किस में हो गए, समांतर में। फिर यहाँ पे देखिए एक पॉइंट था, ठीक है, एक पॉइंट है। ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे कि फिर यहाँ से ये जो करंट ये दोनों गई है करंट, ये फिर यहीं आके पॉइंट पे मिलेगी, फिर यहाँ पे एक करंट होगी, फिर वो उतना ही करंट होगी। जैसे यहाँ से अगर 2 जाएगी तो यहाँ पे भी 2 आएगी, फिर 2 जाके 2 भाग में बटेगी। ठीक है, ऐसा है। तो आपको समझना है, समझ गए तो समझ में आ गया। तो आपको क्या करना है कि 1 ओम एंड और 1 ओम किस में है, समांतर में। अब समांतर का फॉर्मूला आपको पता, मैंने कितना भी क्वेश्चन लगाया। तो इसके लिए जो पहला निकालेंगे तो R आएगा हमारा 1 × 1/1 + 1। तो हमारा कितना आ जाएगा 1/2 बराबर 0.5 ओम, 0.5 ओम आएगा। अब देखिए अगर इसके लिए 0.5 ओम आया तो इसके लिए भी वही आएगा, क्योंकि वैल्यू तो सेम ही है। और आप हमेशा याद रखिए कि जब दो वैल्यू के यानी दो समान वैल्यू के, देखिए मैं लिख देता हूँ, दो समान वैल्यू के, तो समान वैल्यू के प्रतिरोध समांतर में जुड़े हों तो उनका कुल प्रतिरोध उनकी वैल्यू का, उनकी अलग अलग वैल्यू का, यानी उनकी वैल्यू का आधा होगा, उनकी वैल्यू का आधा होगा, आधा यानी हाफ होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि अगर 4 ओम एंड 4 ओम समांतर में है, 4 ओम एंड 4 ओम समांतर में है तो R इक्विवेलेंट जो होगा वो 2 ओम होगा। या फिर 5 ओम एंड 5 ओम समांतर में है तो R इक्विवेलेंट जो होगा यानी R टोटल जो होगा वो 2.5, यानी इनकी इंडिविजुअल वैल्यू का आधा होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से अब हम देखेंगे कि जो हमारा नया सर्किट यहाँ बनेगा वो सर्किट, अब 1 ओम का कितना आया है, 1 ओम का 0.5 आया है। फिर ये दूसरे का भी कितना आएगा, 0.5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर देखेंगे तो ये वोल्टेज हमारा एक लगा हुआ है। ठीक, अब टोटल रेजिस्टेंस 0.5। अब देखिए अब यहाँ से करंट जाएगी तो करंट बट नहीं रही है, सीधा जाएगी आई। अगर आई आपने मान रखा है तो ये सीधा आई जाएगी। तो 0.0 ये किस में हो गया, सीरीज में, तो 0.5 + 0.5 सीरीज में तो जोड़ना ही है, बस जोड़ दीजिए, 1 ओम हो जाएगा। कितना होगा, 1 ओम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम अच्छे से इसको सॉल्व करिए, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर। और प्लेटफॉर्म बुक मैं आपके लिए पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को बहुत ही अच्छे से शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि चैनल थोड़ा ग्रो करे। ठीक है।